हेलो एवरीवन। हम डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में अभी तक सिर्फ स्टील का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, है ना। यानी रिवेट, वेल्ड या फिर टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर या फिर स्टील बीम पढ़े थे। यानी अभी सिर्फ हम क्या देखे थे पिछले वीडियो में, एक मैराथन क्लास भी था, सिर्फ हम स्टील के बारे में देखे थे, यानी स्टील स्ट्रक्चर। लेकिन आपके सिलेबस में आपका मिशनरी स्ट्रक्चर भी यानी चिनाई संरचनाएँ भी हैं। तो हम आज उसी को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आप? मिशनरी स्ट्रक्चर, है ना। क्या पढ़ना हमको? मिशनरी स्ट्रक्चर यानी चिनाई संरचना, है ना। क्या पढ़ना हमको? चिनाई संरचना। तो मिशनरी स्ट्रक्चर में सबसे हमको पहले जानना है रिटेनिंग वाल। क्या जानना है? रिटेनिंग वाल यानी प्रतिधारक दीवार। ठीक है, प्रतिधारक दीवार। क्या होता है रिटेनिंग वाल? मृदा भराव, है ना, मृदा भराव या अन्य ऐसे पदार्थों को रोके रखने वाले संरचना को प्रतिधारक दीवार कहते हैं। प्रतिधारक दीवार कहते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है मेरा डैम यानी बांध। इसी को हमको पढ़ना है ना। आपको तो पता ही होगा। क्या हम आज स्टडी करेंगे? डैम का। तो क्या होता है कि मृदा या फिर अन्य किसी, क्या लिखेंगे? मृदा या अन्य किसी ऐसे पदार्थ को रोके रखने वाली दीवार को लिख दे रहे हैं। क्या रोके रखने वाली दीवार को क्या कहते हैं? प्रतिधारक दीवार। जैसे मृदा हो गया या फिर कंक्रीट ही हो गया, है ना, यानी एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, या फिर सैंड हो गया। यानी नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ों को रोके रखने वाले पदार्थ को रोके रखने वाले दीवार को क्या कहते हैं हम? प्रतिधारक दीवार। लेकिन बांध क्या होता है? डैम क्या होता है? संचयित जल को रोके रखने वाले संरचना को डैम यानी बांध कहते हैं। क्या कहते हैं हम? डैम कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कहीं भी मान लीजिए कि हाइड्रो पावर वगैरह बनाना रहेगा तो वहाँ क्या बनाना पड़ता है? हमको बांध बनाना पड़ता है। तो बांध के द्वारा हम क्या करते हैं? पानी को रोकते हैं। तो पानी की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। पानी की क्वांटिटी क्या होता है आपका? बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए मजबूत हैवी स्ट्रक्चर चाहिए। तो डैम क्या होता है? प्रतिधारक दीवार से हैवी होता है। डैम क्या होता है? प्रतिधारक दीवार से हैवी। जैसे प्रतिधारक दीवार देखिए, ये क्या हो गया आपका? प्रतिधारक। ये बताइए आगे निकला हुआ पोर्शन को क्या कहते हैं? बताइए आगे निकला हुआ पोर्शन क्या होता है आपका? हम क्या बना रहे हैं अभी? प्रतिधारक दीवार। आगे निकला हुआ पोर्शन कहलाता है आपका हील। क्या कहलाता है? हील। ये वाला पोर्शन को क्या कहते हैं हम लोग? टो, है ना। आरसीसी में आप पढ़े होंगे। ये क्या होता है? हील होता है। ये क्या होता है? टो। ये क्या होता है आपका? स्टेम, है ना। क्या होता है आपका? स्टेम होता है। उसके बाद इसकी ऊंचाई यदि एच है ना, इसकी ऊंचाई क्या है? एच। तो इस बेस स्लैब की मोटाई क्या होता है? h/10। नियर अबाउट कितना होता है आपका? h/10। तो आपसे समझाना नहीं है, इसको पढ़ना नहीं है प्रतिधारक दीवार को। हमको मेरा मेन इंटरेस्ट किस में है? बांध में, है ना। तो ये सिंपल सा क्या है? प्रतिधारक दीवार। अब इस पर क्या डाल सकते हैं आप? अब क्या इस पर थोड़ा सा मिट्टी रख सकते हैं या फिर बालू यानी ढीला कोई पदार्थ को यहाँ रोक के रख सकते हैं। अब इस पर ज़्यादा हैवी लोड डालेंगे ना तो टूट जाएगा, क्योंकि बहुत देख रहे हैं ना इसकी मोटाई क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तो हैवी लोड को यानी पार्श्व भार यदि हैवी आ रहा है, साइड से यदि लोड हैवी लग रहा है, तो उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? बांध बनाना पड़ेगा। अब बांध कैसा होता है? देखिए बांध कैसा होगा आपका? इस तरह होगा। देखिए इतना चौड़ा, है ना। बांध क्या होगा? इतना चौड़ा होगा। ऊपर की चौड़ाई कम, नीचे की चौड़ाई ज़्यादा। अब देखेंगे या फिर आपको पता भी होगा क्यों ऊपर कम रखते हैं और नीचे ज़्यादा रखते हैं ना। तो ये क्या होता है? देख रहे हैं ये काफ़ी हैवी स्ट्रक्चर है, इसकी भी लंबाई काफ़ी दूर तक जाएगा। तो क्या है आपका? काफ़ी हैवी स्ट्रक्चर यानी हैवी लोड को वहन करेगा। यानी जल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। जल की मात्रा को रोके रखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डैम का, है ना। जल को रोके रखने के लिए डैम का यूज़ करते हैं। और मृदा या अन्य ढीले पदार्थ को रोके रखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रिटेनिंग वाल का। ठीक है। तो आज मेरा पूरा फोकस किस पर रहेगा? डैम पर, है ना। किस पर रहेगा? डैम पर। चलिए अगला देखते हैं। होता है आपका, ये मान लीजिए क्या हो गया? प्रतिधारक दीवार हो गया, है ना। ये क्या हो गया आपका? प्रतिधारक दीवार।
देखिए सिंपल सा बना दे रहे हैं। एक क्या हो गया प्रतिधारक दीवार, ठीक है, हमको समझना है बस। एक क्या हो गया प्रतिधारक दीवार। सबसे पहले होता है आपका पृष्ठ भराव। क्या होगा आपका पृष्ठ भराव, है ना, क्योंकि प्रतिधारक दीवार में क्या पढ़ना है, पृष्ठ भराव पढ़ना है, यानी बैक फीलिंग क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम एक्टिव अर्थ प्रेशर, उसके बाद पढ़ेंगे पैसिव अर्थ प्रेशर, है ना, उसके बाद पढ़ेंगे विश्राम कोण क्या होता है, अधिभार क्या होता है। इस सब पहले डिफिनेशन को देख लें, इसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे। इसको अच्छे से फिनिश करना है, समझिएगा। पृष्ठ भराव क्या होता है, किसी दीवार द्वारा रोका गया भराव जो किसी दीवार द्वारा रोका गया भराव जो दीवार तथा प्राकृतिक भूमि तल के बीच स्थित हो क्या कहलाता है आपका पृष्ठ भराव, है ना। क्या हो जाएगा आपका बैक फीलिंग। क्या कर रहा है सिंपल सा कि किसी दीवार द्वारा रोका गया भराव जो दीवार, ये हो गया ना, ये क्या हो गया आपका दीवार, इसे हम कहते हैं स्टेम, है ना। क्या कर रहा है, किसी दीवार द्वारा रोका गया भराव जो दीवार तथा नेचुरल सरफेस लेवल, है ना, NSL, जो प्राकृतिक भूमितल है उसके बीच में जो रहेगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग बैक फीलिंग, है ना। क्या कहेंगे, बैक फीलिंग, यानी प्रतिधारक दीवार। ये देखिए यहाँ सब मिट्टी भर दिए या फिर पानी भर दीजिए, कुछ भी भर दीजिए आप, ठीक है। हम बनाए प्रतिधारक दीवार, हम भर रहे हैं क्या, मिट्टी, ठीक ना। तो किसी दीवार द्वारा रोका गया भराव जो दीवार और भूमि के बीच में होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, बैक फीलिंग। क्या होता है आपका पृष्ठ भराव, ठीक है। चमक तो नहीं रहा ना, तो थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम में भी दूर हो जाएगा। अगला समझना हमको सक्रिय मृदा दाब। क्या पढ़ेंगे, सक्रिय मृदा दाब, यानी एक्टिव अर्थ प्रेशर। क्या होता है आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर। अब सक्रिय मृदा दाब क्या होता है भाई, सक्रिय मृदा दाब, उसके बाद हम पढ़ेंगे निष्क्रिय मृदा दाब। सक्रिय मृदा दाब क्या होगा, दीवार के पीछे भरे गए मृदा भराव द्वारा दीवार पर आने वाला पार्श्व दाब को सक्रिय मृदा दाब कहते हैं। सक्रिय मृदा दाब कहते हैं। समझिएगा क्या कह रहा है, सक्रिय मृदा क्या कह रहा है कि दीवार के पीछे भरे गए मृदा भराव द्वारा, अब जो दीवार के पीछे मृदा भराव है, दिख रहा है ना, अब जो दीवार के पीछे मृदा भराव है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बैक फीलिंग कहते हैं। यानी सिंपल समझिए, बैक फीलिंग द्वारा जो दीवार पे लेटरल लोड आ रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सक्रिय मृदा दाब। दीवार के पीछे भरे गए मृदा द्वारा, यानी इस मृदा द्वारा दीवार पर आने वाले पार्श्व दाब मतलब लेटरल लोड, है ना, साइड से लोड लग रहा है जो, तो पार्श्व दाब को क्या कहते हैं हम लोग, सक्रिय मृदा दाब। यानी जो बैक फीलिंग है वो क्या इधर लोड लगाएगा, यानी क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा किस पे, दीवार पे, यानी लेटरल, यानी पार्श्व भार, है ना। साइड से क्या लगाएगा, किनारे से जो प्रेशर लगाएगा उसे हम लोग कहेंगे क्या, सक्रिय मृदा दाब, है ना। यहाँ दिख रहा है, उसको तो हमको समझना है निष्क्रिय मृदा दाब, यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। निष्क्रिय मृदा दाब, पैसिव अर्थ प्रेशर क्या हो जाएगा, दीवार के आगे स्थित मृदा के पार्श्व प्रतिरोध को सक्रिय मृदा दाब, निष्क्रिय, या इसे प्रतिघाती भी कहते हैं, ठीक है, निष्क्रिय मृदा दाब कहलाता है, निष्क्रिय मृदा दाब कहलाता है, ठीक है, निष्क्रिय मृदा दाब कहलाता है। नहीं दिख रहा है क्या जी, दीवार के आगे स्थित मृदा के पार्श्व प्रतिरोध को क्या कहते हैं, निष्क्रिय मृदा दाब। अब समझिए क्या क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़े रिटेनिंग वाल क्या होता है। रिटेनिंग वाल यानी मृदा या मृदा के तरह अन्य ढीले पदार्थ को रोके रखने वाले दीवार को क्या कहते हैं, रिटेनिंग वाल।
उसके बाद आपका है, हम पढ़े हैं डैम। डैम क्या होता है? संचयित जल को रोके रखने वाले स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम लोग? डैम कहते हैं। डैम को हमको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद क्या है आपका? पृष्ठ भराव, यानी दीवार के पीछे भरी गई मृदा, जो दीवार और देखिए इसको दीवार बोल रहा है, ठीक है, जो दीवार और भूमि तल के बीच होता है उसे क्या कहते हैं? बैक फिलिंग, यानी पृष्ठ भराव। उसके बाद आता है आपका सक्रिय मृदा दाब। तो बैक फिलिंग द्वारा दीवार पे जो पार्श्व दाब लगाया जाता है उसे कहते हैं हम लोग सक्रिय मृदा दाब। तो ये लोड जब इधर लगा रहा है तो दीवार इधर थोड़ी चला जाता है, ये दीवार क्या रहता है? रुके रहता है। जब ये पार्श्व लोड लगाया तो दीवार तो इधर आता नहीं है, दीवार क्या रहता है? अपने जगह रुका रहता है। अब क्यों रुका रहता है? एक तो ये प्रतिरोध देता है, बाकी इधर भी तो कुछ मिट्टी रहेगा, है कि नहीं? जब आप लोग पढ़े होंगे रिटेनिंग वाल तो इस तरह पढ़े होंगे ना। उसके बाद एक GL मिला होगा, है ना, एक GL मिला होगा, एक PL मिला होगा, उसके बाद दीवार मिलता है। तो क्या होगा? इधर भी तो मिट्टी है ना। तब इधर से लोड लगा है तो ये मिट्टी क्या करेगा? प्रतिरोध दे रहा है। ये मिट्टी क्या दे रहा है आपका? प्रतिरोध दे रहा है। तो इसी प्रतिरोध को हम क्या कहें? पैसिव अर्थ प्रेशर, है ना। क्या लिखा है? दीवार के आगे स्थित मृदा के पार्श्व प्रतिरोध को क्या कहते हैं? पैसिव अर्थ प्रेशर। इधर से एक्टिव अर्थ प्रेशर, ये दीवार अपने जगह टिका रहता है। क्यों? क्योंकि ये भी प्रतिरोध देता है, लेकिन इधर का मिट्टी क्या है? ये भी इसको इधर से प्रतिरोध देगी। इधर से लोड आएगा तो इधर से मिट्टी भी थोड़ी प्रतिरोध देगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय मृदा दाब। समझ आया होगा क्या कहते हैं हम लोग? निष्क्रिय मृदा दाब, है ना। उसके बाद होता है मेरा विश्राम कोण, एंगल ऑफ रिपोज। मिटाते हैं इसको। एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज यानी विश्राम कोण। क्या हमको पढ़ना है? विश्राम कोण। अब देखिए विश्राम कोण क्या है? सिंपल सा है। जब ये रिटेनिंग वाल है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? रिटेनिंग वाल। तो मिट्टी भरेंगे तो मिट्टी ऐसा थोड़ी भर पाएंगे मिट्टी, है ना, ऐसा नहीं भर पाएंगे मिट्टी। यानी जब भी मिट्टी या किसी अन्य ढीलो पदार्थ को भरेंगे तो क्या करेगा? थोड़ा सा इस तरह होगा, है ना। मिट्टी क्या कैसा रुकेगा? इस तरह रुकेगा, ठीक है। तो इस तरह रुकने के अलावा जो निचला पोर्शन होगा क्षैतिज से जो कोण बनाएगा इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज, यानी विश्राम का कोण। यानी जब किसी मृदा को पीछे भराव करते हैं तो मृदा क्षैतिज से कुछ कोण लेकर टिकती है। इसी कोण को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। ये क्या कहलाता है आपका? एंगल ऑफ रिपोज, है ना, विश्राम का कोण। यानी मृदा विश्राम हो गई जिस एंगल पे। उसके बाद आता है अधिभार। अधिभार यानी सरचार्ज, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? सरचार्ज। अब अधिभार क्या होता है? अब देखिए मृदा को भरना है तो कोई ज़रूरी थोड़ी कैसा भरें, भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा मिट्टी रहेगा तो भरते जाएंगे, ठीक है ना। लास्ट में तो ऐसा ही मिलेगा, ठीक है, लास्ट में मिलेगा, हम भरते गए मृदा। लेकिन ऐसा भी तो भर सकते हैं ना। अभी मृदा इधर कहीं जाके कहीं ना कहीं मृदा है तो मृदा किनारे कहीं ना कहीं जाके वो विश्राम कोण बनाएगा, ठीक है। ऐसा ना कि विश्राम कोण नहीं बनाएगा, कहीं भी भर देंगे वो किनारे जाके विश्राम कोण उसको बनाना ही है। तो क्या होगा कि स्टेम यानी दीवार के ऊपर भरी गई मृदा को क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम लोग कहेंगे सरचार्ज, है ना। यानी रिटेनिंग वाल के जो सबसे ऊपरी सिरा है उसके ऊपर भरी गई मृदा को क्या कहते हैं हम लोग? सरचार्ज कहते हैं। यानी अधिभार, यानी भार अधिक लग रहा है, क्या कहते हैं हम लोग? सरचार्ज, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ होगा पोर्शन आपको। अब हम चलेंगे कहाँ? डेरिवेशन पे, है ना। कहाँ चलेंगे? डेरिवेशन पे। किसका डेरिवेशन करना है हमको? समलंबाकार प्रतिधारक दीवार। समलंबाकार प्रतिधारक, देख ले कहाँ चमक रहा है, ठीक है, इसके आगे चमक रहा है, ठीक ना। हाँ यहाँ नहीं निकला है, और कहाँ नहीं लिखना है भाई? इतना तो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। आज समझना है क्या हमको पढ़ना है आज? समलंबाकार प्रतिधारक दीवार, ठीक है ना। समलंबाकार प्रतिधारक दीवार। डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। क्या पढ़ना है हमको आज? समलंबाकार प्रतिधारक दीवार। अब समझिएगा, अगर समलंबाकार प्रतिधारक दीवार कैसे होते हैं, हम बना रहे हैं आपके साइड से, ये देखिए साइड व्यू, है ना, और चौड़ा बना देते हैं। ये तो काफ़ी लंबा गया रहेगा ना,
इसकी लंबाई तो भाई नहीं पता है, जितना जा रहा है जाने दीजिए, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका डैम बना रहे हैं। अब समझिएगा, डैम बना रहे हैं, इधर से क्या आ जाएगा इस पर पार से पार, है ना। जब डैम बना दिए तो इधर क्या मिलेगा, इधर आपको मिलेगा पानी, है ना। इधर क्या मिलेगा आपको, पानी, क्योंकि डैम किसको रोके रखता है, पानी को, है ना। अब समझिएगा, इसकी ऊपरी लंबाई कितनी है, ऊपरी चौड़ाई ये क्या हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ए हो जाएगा बी। इसकी ऊंचाई कितनी है एच, इसकी ऊंचाई कितनी है एच। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा कि कितना लोड, कितना प्रेशर दे रहा है क्या, पानी, पानी कितना प्रेशर दे रहा है ना। कितना प्रेशर दीवार पे पानी लगाएगा, तो प्रेशर कितना लगाएगा, यहाँ कितना लगाएगा, ऐसा तो नहीं है पानी हर जगह प्रेशर समान लगाएगा। जैसे नीचे आएगा, गहराई बढ़ने के साथ साथ प्रेशर का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। गहराई बढ़ने के साथ साथ प्रेशर का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो उसको हम फार्मूले को कहाँ से देखते हैं, रैंकाइन थियरी से, रैंकाइन थियरी। ठीक है, कहाँ देखेंगे, रैंकिन भी बोलते हैं, ठीक है, सिद्धांत से। कहाँ से देखेंगे हम, रैंकाइन सिद्धांत से। जैसे समझिएगा, ये क्या हो गया आपका, मान लेते हैं ग्राउंड लेवल, ये नीचे क्या हो गया, एक मिट्टी का टुकड़ा, नीचे क्या हो गया, मिट्टी का टुकड़ा। ऊपर से आ रहा है आपका वर्टिकल प्रेशर, है ना, क्या हो जाएगा, वर्टिकल प्रेशर। इधर से क्या मिलेगा आपका, हॉरिजेंटल प्रेशर, ठीक है ना। ये सब क्या हो जाएगा आपका, हॉरिजेंटल प्रेशर। एक छोटा सा टुकड़ा ऊपर से कितने ऊंचाई पे है, एच ऊंचाई पे। जो छोटा सा टुकड़ा है जिस पे हम अल्पांश कहेंगे, इसका हम अध्ययन करेंगे, वो ग्राउंड लेवल से कितना नीचे है भाई, कितना नीचे है, स्मॉल एच। तो रैंकाइन थ्योरी के अनुसार पी एच अपान पी भी इजकल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई, है ना। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, याद, क्योंकि ये इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है ना। तो बस इस चैप्टर में इस चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप बुक भी देखेंगे तो बुक में सीधे लिख दिया है कि भाई इसका विस्तृत अध्ययन आपको कहाँ मिलेगा, आगे की कक्षाओं में मिलेगा, यानी बीटेक वगैरह करेंगे तब, ठीक ना, बीटेक वगैरह करेंगे तब मिलेगा। तो समझिएगा, एक चीज़ याद करना पड़ेगा आपको, रैंकाइन थ्योरी क्या होता है, पी एच अपान पी भी इजकल टू 1 माइनस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई, है ना। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, पी एच क्या हो जाएगा, यहाँ से पी एच क्या हो जाएगा, यहाँ से पी एच क्या हो जाएगा, समझते हैं। यहाँ से पी एच इजकल टू क्या मिल जाएगा, पी एच इजकल टू मिल जाएगा पी भी 1 माइनस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई, है ना, 1 माइनस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई। फिर लेकिन हम जानते हैं वर्टिकल प्रेशर क्या होता है, रो जी एच होता है ना। वर्टिकल प्रेशर क्या होता है, रो जी एच। रो क्या है, घनत्व, जी क्या है आपका गुरुत्वीय त्वरण, एच क्या है आपका ऊंचाई, यानी ऊपर से जितना नीचे जाएंगे उतनी ऊंचाई, यानी स्मॉल एच। अब रो जी एच को हम कंबाइंड रूप से क्या लिखते थे, स्मॉल डब्ल्यू, है ना, भार घनत्व। भाई रो क्या था आपका, द्रव्यमान घनत्व, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, भार घनत्व, है ना। तो पी एच इजकल टू क्या हो सकता है आपका, डब्ल्यू इंटू एच 1 माइनस साइन फाई अपान 1 प्लस साइन फाई हो जाएगा ना। पी एच यानी हॉरिजेंटल प्रेशर कितना आएगा, बता रहे थे ना, बस इतना याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट लिख दिया गया है। तो पी एच इजकल टू पी भी 1 माइनस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई, इतना रटिएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हॉरिजेंटल प्रेशर ही तो ज्ञात करना है। रो जी एच क्या होता है आपका, वर्टिकल प्रेशर होता है, हमको हॉरिजेंटल प्रेशर ज्ञात करना है। तो क्या होता है आपका पी एच अपान पी भी क्या होता है, 1 माइनस साइन फाई अपान 1 प्लस साइन फाई, है ना, 1 माइनस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई। यहाँ से क्या हो जाएगा, पी एच इजकल टू पी भी 1 माइनस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई। और वर्टिकल प्रेशर अभी हम देखे थे क्या होता है, पी भी इजकल टू रो जी एच, है ना, पी भी इजकल टू क्या होता है, रो जी एच वर्टिकल प्रेशर। तब रख देंगे वर्टिकल प्रेशर की जगह रो जी एच का मान डब्ल्यू इंटू एच, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन फाई अपान 1 प्लस साइन फाई, है ना, क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई। इतना याद हुआ होगा आपको। यानी ये हॉरिजेंटल प्रेशर ना हर जगह के लिए मान्य है, ठीक है। हॉरिजेंटल प्रेशर क्या करना पड़ेगा, ये मेरे हर जगह के लिए मान्य है। अब इसको हम लगाएंगे, इसके लिए हम एक अच्छे से फिगर बनाते हैं, इसको याद रखिएगा आप। अब चलिए शुरू करते हैं यहाँ से हम। ये देखिए, ये हो गया आपका डैम, ठीक है, फिगर नहीं बनता है हमसे।
चलिए ठीक है। अब देखिए ए क्या हो जाएगा आपका, ए है ना समलंबाकार है ना, ए क्या हो जाएगा नीचे का भी ए बी, इसकी ऊंचाई कितना मिलेगा आपको एच, कितना मिलेगा कैपिटल एच। अब समझिएगा इधर क्या भरा हुआ है, मिट्टी भरी हुई है, मान लेते हैं मिट्टी भरी हुई है ना, छोड़िए इधर मान ले रहे हैं इधर क्या भरी हुई है, मिट्टी भरी हुई है, ठीक है। आप जानते हैं विश्राम कोण पे ही भरा जाएगा। मान लेते हैं क्या भरा हो गया है, मिट्टी। मिट्टी का घनत्व, मृदा का घनत्व कितना है भाई, स्मॉल डब्लू। ये क्या है आपका, ये चिनाई संरचना है ना, तो दीवार का घनत्व कितना हो जाएगा, समझिएगा दीवार का घनत्व, आराम समझिएगा, दीवार का घनत्व क्या हो जाएगा आपका, रो हो जाएगा, है ना। मिट्टी का घनत्व, मृदा का विश्राम कोण कितना होगा, मृदा का विश्राम कोण मिलेगा आपको फाई, है ना, विश्राम कोण कितना मिला फाई। अब समझिएगा हम कह दें कि यहाँ पर मृदा हो या फिर पानी हो, कोई भी हो, ठीक है। मान लेते हैं मृदा भरा गया है, यहाँ पर कितना प्रेशर होगा, हॉरिजेंटल प्रेशर, यानी क्षैतिज दाब दीवार पे कितना आएगा, तो आप कहेंगे निकाले तो हैं हॉरिजेंटल प्रेशर, रख दीजिए इसी को, तो भाई रख देते हैं। समझिएगा तो क्या होगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, पी एच इजकल टू, समझिएगा डब्लू एच 1 माइनस साइन फाई अपान 1 प्लस साइन फाई, ठीक है। हम बता रहे थे ना ये हर जगह के लिए वैलिड है। यहाँ पे यच का मान कितना होगा, यच ऊपर से लेते हैं ना, यच का मान कहाँ से लेते हैं, ऊपर से लेते हैं, ठीक है। जैसे दो मान लेते हैं कि यच का मान कहाँ से लेंगे हम, यहाँ से यच का मान मान लेते हैं 2 मीटर है, तो यहाँ से यच का मान हो जाएगा 3 मीटर, यानी यच हमेशा ऊपर से लेंगे टॉप से, ठीक है। तो यहाँ यच का मान कितना है, तो आप कहेंगे वहाँ यच का मान कितना है, 0। कितना है, ये जो मृदा भरे हैं स्मॉल एच का, है ना, जो स्मॉल एच का मृदा भरे हैं, यहाँ उसकी ऊंचाई कितनी है, 0, तो हॉरिजेंटल प्रेशर का मान कितना हो जाएगा, 0। इसी फार्मूले में रखेंगे, ये मान लेते हैं 1 हो गया, तो रखेंगे पुट इन फर्स्ट में रख दीजिए, तो हॉरिजेंटल प्रेशर एकदम टॉप पे कितना आ जाएगा, 0। यहाँ जहाँ से मृदा मेरा भरना शुरू हो या नीचे जा रहा है वहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा, 0। लेकिन यही बॉटम में क्या हो जाएगा, टॉप पे, बॉटम में क्या हो जाएगा भाई, यानी सबसे नीचे क्या हो जाएगा, एच का मान किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल एच के। भाई एच क्या है, मृदा की ऊंचाई, है ना, मृदा की ऊंचाई या फिर जो भी मटेरियल भरे हैं उसकी ऊंचाई। पानी नहीं ना भरेंगे इस वाले फार्मूले में, क्योंकि पानी में तो फाई आता ही नहीं है, ठीक है। तो मृदा कितना ऊंचा भरे हैं, स्मॉल एच, जबकि दीवार की ऊंचाई कितना है, कैपिटल एच। यहाँ स्मॉल एच और कैपिटल एच बराबर है इस वाले फिगर में, तो कैपिटल एच स्मॉल एच के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पी एच कहाँ, बॉटम पे क्या हो जाएगा, देखिएगा डब्लू एच 1 माइनस साइन फाई अपान 1 प्लस साइन फाई हो जाएगा ना, डब्लू एच 1 माइनस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई। मिटाएं इसको। अब समझिएगा इससे क्या मिल रहा है आपको, इससे क्या मिल रहा है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ प्रेशर कितना है, 0, और नीचे प्रेशर कितना है आपका, पी एच मतलब कितना, डब्लू एच 1 माइनस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई, है ना, 1 प्लस साइन फाई, इतना ही तो प्रेशर है। ऊपर प्रेशर दिख तो रहा है ना, ऊपर प्रेशर कितना है, 0। नीचे क्या है, कुछ ना कुछ तो है, पी एच का मान 5, 10, 15, यानी पी एच, और दोनों को मिलाएंगे तो आप क्या देख रहे हैं, एक त्रिभुजाकार मिल रहा है। यानी प्रेशर का वेरिएशन कितना कैसा है, त्रिभुजाकार है, हर जगह आप लोग जानते होंगे, पहले से पढ़ते हैं। प्रेशर का वेरिएशन कैसा है आपका, त्रिभुजाकार, ठीक है। देख रहे हैं ऊपर 0, नीचे पी एच, त्रिभुजाकार वेरिएशन। यानी नीचे क्या आ रहा है, प्रेशर ज़्यादा आता है, ऊपर प्रेशर क्या, ऊपर जाने में प्रेशर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो नीचे प्रेशर ज़्यादा आता है, इसलिए हम डैम का मान, डैम की चौड़ाई नीचे क्या रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं। प्रेशर नीचे ज़्यादा आता है, डैम की चौड़ाई नीचे क्या रखते हैं, इसीलिए हम ज़्यादा रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये प्रेशर समझिएगा, नीचे क्या है, ऊपर 0, नीचे पी एच, लेकिन इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं तो लगता होगा, है ना, इसका रिजल्टेंट कहीं ना कहीं तो लगता होगा। तो हम ये तो दाब है ना, हम लिखेंगे दाब का बल, दाब का बल, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, हमेशा कभी बताया था आपको, न दाब को जोड़ते घटाते हैं, न प्रतिबल को जोड़ते घटाते हैं, हमेशा हम किसको जोड़ते घटाते हैं, बल को। किसको जोड़ेंगे घटाएंगे, बल को, है ना। तो दाब का बल के लिए क्या निकलेगा आपका, प्रतिबल गुणे
क्षेत्रफल, है ना। क्या निकलेगा आपका, ऐसा होगा। देखिए हम जानते हैं दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है ना। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल इजकल टू क्या हो जाएगा, दाब गुणे क्षेत्रफल, है ना। इसे ही कहेंगे हम बल को, दाब का बल, यानी जो प्रेशर बल लगाएगा, ठीक है। दाब का बल क्या होगा, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल, यानी आरसीसी स्टील पढ़ाते पढ़ाते प्रतिबल याद आता है, ठीक है। बल क्या होगा, दाब गुणे क्षेत्रफल, कितना मिलेगा, दाब गुणे क्षेत्रफल। दाब कितना है, अब आप बताइए दाब कितना रखेंगे, 0 रखेंगे दाब कि पीएच रखेंगे, नहीं पता, तो क्या लेंगे हम, बताइए क्या ले लेंगे, इसका हम एक एवरेज ले लेंगे। कैसे लेंगे समझिएगा, नेट प्रेशर कितना होगा, 0 प्लस pH/2, दोनों का एवरेज लेंगे, है ना। क्या ले लेंगे हम, एवरेज ले लेंगे, क्योंकि यहाँ 0 है यहाँ pH है, तो क्या हो जाएगा आपका pH/2। pH मतलब क्या हो जाएगा आपका, pH मतलब क्या होगा, समझिएगा, pH/2 हो जाएगा ना, यानी यहाँ से P आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा pH/2, 0 प्लस pH/2। लेकिन pH का मान कितना होता है, WH/2, pH का मान कितना होगा, WH 1 माइनस साइन फाई अपान 1, नहीं दिख रहा होगा ना, समझिए। नेट प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, नेट प्रेशर, यानी प्रेशर कहीं ना कहीं इसका काम करेगा, कितना हो जाएगा आपका 0 प्लस pH/2, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ क्या है आपका pH है, तो क्या हो जाएगा pH का मान क्या हो जाएगा WH, अब तो कैपिटल H हो गया, WH 1 माइनस साइन फाई अपान 1 प्लस साइन फाई, है ना, अपान क्या हो जाएगा 2, यानी WH/2 1 माइनस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई, क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। टोटल प्रेशर कितना लग रहा है भाई, क्या लग रहा है आपका 0 प्लस pH/2, 1/2000 गुना ऊंचाई से। अब दाब आपको पता चल गया ना, कौन सा दाब लेंगे ना, ये दाब लेंगे ना ये दाब लेंगे, कौन सा दाब लेंगे, नेट प्रेशर यानी कुल दाब लेंगे। कितना आ रहा है आपका WH/2 1 माइनस साइन फाई अपान 1 प्लस साइन फाई, 1 माइनस साइन फाई अपान 1 प्लस साइन फाई। अब समझिएगा, अब क्षेत्रफल क्या लेंगे, अब समझिएगा, ये प्रेशर लगेगा कहाँ, ये जो दाब का बल है वो कहाँ लगेगा, देखिएगा यहाँ लगेगा, बन ही नहीं पाएगा नाम से 3D, दिक्कत तो है। हाँ ऐसा बन सकता है भाई, हाँ ठीक है बन जाएगा, लग रहा बन जाएगा। ऐसा ही तो है, मान लेते हैं ऐसा ही है, ठीक है। ये क्या है, काफ़ी लंबा है। अब बताइए प्रेशर किस पर लग रहा है, इसी पर तो लग रहा है, इसी वाले पोर्शन पे। तो इसकी लंबाई क्या है, बहुत ज़्यादा है। ऊंचाई कितनी है, स्मॉल h, फिगर ज़्यादा हो रहा है, कोई बात नहीं, समझिए। इसकी लंबाई क्या है भाई, लंबाई से हमसे मतलब ही नहीं है, लंबाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्षेत्रफल के लिए हमको कितना डायमेंशन चाहिए, सिर्फ 2 डायमेंशन चाहिए। तो एक मिल गया आपको ऊँचाई, और एक लंबाई कितना मान लेंगे भाई, इसकी लंबाई तो बहुत ज़्यादा है ना, तो सिर्फ लंबाई हम कितना मान लेंगे, कहीं 1 मीटर, लंबाई कितना मान लेंगे, 1 यूनिट, है ना। लंबाई 1 पे काम कर रहे हैं, क्योंकि लंबाई तो इसकी बहुत ज़्यादा है। यानी प्रेशर कहाँ लग रहा है, समझ लीजिए, यहाँ लगेगा प्रेशर, कितने क्षेत्रफल पे, H गुणे 1 यूनिट लिए हैं, लंबाई कितना लिए 1 यूनिट, यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, स्मॉल यानी कैपिटल H गुणे 1 हो जाएगा ना। 2 डायमेंशन क्षेत्रफल के लिए चाहिए, H गुणे 1, तो क्षेत्रफल के लिए रखेंगे हम, क्या रखेंगे, H गुणे 1। तो प्रेशर कितना मिलेगा आपको, WH यहाँ आ जाएगा, WH²/2 1 माइनस साइन फाई अपान 1 प्लस साइन फाई। ये क्या हो गया आपका बल, कौन सा बल, दाब द्वारा लगाया गया बल, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, दाब द्वारा लगाया गया बल। यानी अब इस फिगर को नोट करिएगा, हम मिटा कर दूसरा फिगर बनाएंगे, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको नोट करिए, फटाक से हम किनारे हट रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम फिगर बना सकते हैं कैसा, ये ऊपर की चौड़ाई कितनी है, स्मॉल है,
इसकी ऊंचाई कितनी है कैपिटल एच, नीचे की चौड़ाई कितनी है आपका बी है ना। इधर क्या भरा हुआ है भाई, मटेरियल भरा हुआ है, मृदा या कुछ भी, ठीक है ना, इधर भरा हुआ है, भर दीजिए। और कुछ चाहिए एक क्या आपका स्मॉल एच जो कैपिटल एच के बराबर है, ठीक है ना। इधर इधर वेरिएशन क्या है आपका लोड का ट्रेंगुलर है ना। यहाँ कितना प्रेशर 0, यहाँ कितना प्रेशर पी एच कितना है WH/2 1 माइनस साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव, ठीक है, 1 माइनस साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव। अब समझिएगा ये प्रेशर लगेगा कहाँ, जो बल है, ये जो बल है P, जो दाब का बल है वो कहाँ लगेगा, तो कहाँ लगेगा, इस त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र पर, है ना, त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र पर लगेगा। और इसकी ऊंचाई जब h है तो कहाँ लगेगा, ये यहीं लगेगा, कहाँ लगेगा h/3 पर, है ना, कहाँ लगेगा h/3 पर, क्या P, ठीक है। और थोड़ा इंक डाल लें हम, ठीक है ना। शुरू में डालना हम भूल गए हैं। ठीक है, कहाँ लगेगा, टोटल एच है तो h/3 पर, ऊपर से हम पूछ दें तो कितना पर लगेगा 2h/3 पर, है ना। तो अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे ही उल्टा सीधा देगा, आप याद किए रहेंगे गुरुत्व केंद्र नीचे से h/3, वो कह देगा टॉप से कितने दूरी पर बल लगेगा, तो कितना पर लगेगा 2h/3 पर, ठीक है, इससे उसको लेना देना नहीं। अब समझिएगा तो क्या ये जो इधर से दाब का बल लगता है तो ये क्या खिसक जाता है, यानी फेल कर जाता है क्या, ये स्ट्रक्चर जो मेरा मशीनरी स्ट्रक्चर है, नहीं, रुका रहता है अपनी जगह। कैसे रुका रहता है, इसका स्वयं का भार ही ज़्यादा होता है ना, इसका स्वयं का भार क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो स्वयं का भार कहीं काम करेगा नीचे, यानी लिखेंगे दीवार के स्वयं का भार, क्या अगला टॉपिक है मेरा, दीवार के स्वयं का भार यानी कैपिटल W, है ना। स्मॉल W क्या था, मृदा का घनत्व, कैपिटल W भार बराबर क्या होता है, घनत्व गुणे आयतन होता है ना। घनत्व कितना है रो, बताए थे पीछे, क्या बताए थे, घनत्व बताए थे रो। आयतन कितना मिलेगा, समझिएगा आयतन कितना मिलेगा, लंबाई कितना मिला 1, है ना, लंबाई क्या माने थे हम 1 माने थे, ठीक है। चौड़ाई कितना मिला भाई, ऊपर A है नीचे B है, तो इसका क्या ले लेंगे हम, एवरेज ले लिए, है ना, इसका एवरेज ले लिए। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितना मिल गया आपको, h मिल गया, है ना। तो क्या हो जाएगा रो, या फिर ऐसा होता है रो h A प्लस B/2, ये क्या हो गया, मृदा का स्वयं का भार, है ना, घनत्व गुणे आयतन। अब ये मृदा का भार, सॉरी, ये क्या हो गया, दीवार का स्वयं का भार। अब ये दीवार का भार लगेगा कहाँ, ये दीवार का स्वयं का भार कहाँ लगेगा, ये अपने स्ट्रक्चर के गुरुत्व केंद्र पे कहाँ लगेगा, जो कैपिटल W है कहाँ लगा, ये जो समलंबाकार बना है, इस समलंबाकार के गुरुत्व केंद्र पे लगेगा। अब समलंबाकार का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है, दीवार के किनारे से x बार पे, कहाँ होगा, दीवार के किनारे से x बार। अब दीवार के किनारे वाला x बार कैसे निकालेंगे, समझिएगा, इस तरह बनाना पड़ेगा आपको स्ट्रक्चर एक समलंबाकार, इसको 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा। इसे हम कहेंगे A1, इसे कह देंगे A2। A मान लेते हैं यहाँ से x1 पे है, यहाँ से A x2 पे है, बता दे रहे हैं। तो x बार कैसे निकालते हैं, A1 x1 प्लस A2 x2 अपान A1 प्लस A2। अब इसका क्षेत्रफल समझिएगा, A हो जाएगा आपका A, नीचे वाला कितना हो जाएगा आपका, टोटल है B, तो A वाला सिर्फ क्या मिलेगा, A वाला क्या मिल जाएगा B माइनस A, है ना, A वाला क्या मिल जाएगा B माइनस A। तो A1 क्या मिलेगा, A1 क्या मिलेगा, समझिए A1 क्या मिलेगा, A गुणे समझिए A क्या मिलेगा h, ऊंचाई कितना है आपका h है, तो क्या मिलेगा AH। A2 क्या मिलेगा 1/2, आधार कितना है B माइनस A, आधार गुणा ऊंचाई कितना मिलेगा h मिलेगा, ठीक है ना, A1 और A2। फिर x1 क्या मिलेगा भाई, x1 इसका आधा यानी A/2, है ना, क्या मिल जाएगा A/2, इसका आधे पर लगेगा। x2 क्या मिलेगा,
अब समझिएगा x2 मिलेगा आपको a यानी a प्लस इसका h/3 a प्लस b माइनस a/3, ये क्या मिल जाएगा आपका x2 मिल जाएगा। a1 a2 x1 x2 अपान a1 प्लस a2 करेंगे तो आएगा वैल्यू आपका कितना, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम x बार यानी जहाँ भार लगेगा किनारे से गुरुत्व केंद्र कितना हो जाएगा a² प्लस b² प्लस ab अपान 3a प्लस b, है ना, क्या हो जाएगा आपका 3a प्लस b। ठीक है, a² प्लस b² प्लस ab अपान 3a प्लस b, ये क्या हो जाएगा आपका दीवार के किनारे से गुरुत्व केंद्र की अच्छा है ना, गुरुत्व केंद्र लग रहा है। अब समझिएगा वो तामझाम हो रहा है ना ठीक है, अब समझिएगा अब क्या हो रहा, देखिए यहाँ लग रहा है एक P, यहाँ क्या लग रहा है P लग रहा है, ऊपर से क्या लग रहा है W लग रहा है, यहाँ कट कर रहा है। अब तो इसका कहीं ना कहीं तो परिणामी होगा ना, इसका कहीं ना कहीं क्या होगा परिणामी आएगा, यानी यहाँ आ गया, मान लेते हैं R हो गया। ये अब समझिएगा ए P प्रेशर जो P है वो दीवार को उधर धक्का देना चाह रहा है, यानी उधर सरकाना चाह रहा है या फिर समझिए पलटना चाह रहा है। जो W है वो खुद नीचे धंसना चाह रहा है। W भाई दीवार का ज़्यादा भार रहेगा तो नीचे धंसेगा, तो W भी इसको फेल करने की कोशिश कर रहा है, नीचे धंसेगा, ज़्यादा W रहेगा धंस जाएगा नीचे। इन्हीं दोनों ये क्या कर रहे हैं, इसको एक को नीचे धंसा रहा है, एक को किनारे सरका रहा है। P सरका रहा है, W धंसा रहा है। तो आपका जो डैम होता है न ही सरकता है न ही धंसता है, सरकता तो है नहीं, धंसता भी नहीं है। कैसे नहीं धंसता है, जैसे नीचे से W लगा वैसे इसके यहाँ पर लग जाता है आपका W', सेम W के ही बराबर क्या लग जाएगा W'। जैसे इधर P लगा तो दीवार का प्रतिरोध इधर पार्श्व प्रतिरोध कितना दे देता है आपका P' देगा, जितना P लगेगा उतना P'। अब ज़्यादा P लगा देंगे तो ज़्यादा प्रतिरोध थोड़ी देगा, वो सरक जाएगा, है ना, तो ज़्यादा नहीं देना है। लेकिन जितना हम लोग एक कंडीशन में जितना P लगाएंगे प्रेशर उतना प्रतिरोध P' मिलेगा। जितना लोड नीचे लग रहा है जब तक फेल नहीं हुआ है W' देता रहेगा। और इसका इन दोनों का परिणामी R' किसके विपरीत होता है R के। तो आपका डैम क्या होता है, आपका बैलेंस रहता है, आगे जाएगा पीछे ऊपर नीचे तो जाने का सवाल ही नहीं है। तो आपको समझ आया होगा, P लगा W न लगा, परिणामी लगा W', P', R'। ठीक है, इतना नोट करिए फटाक से आप लोग, नोट करिए, फिर हम मिटाते हैं। अब समझिएगा इतना, ठीक है, मिटा देना, मिटा देते हैं भाई। अब देखिए यदि इसको हम प्लान से देख के बनाएंगे तो क्या दिखेगा, तो पूरी चौड़ाई और 1 मीटर है ना, 1 यूनिट हम क्या लिए हैं, सिर्फ 1 लिए हैं। 1 मीटर लंबाई दिखाई देगी, ए दिखाई देगा आपका B, है ना, क्या दिखाई देगा B दिखाई देगा। ये नहीं समझ आ रहा, देखिए ऐसा पता नहीं, हाँ ठीक है ना, ऐसा बन गया मान लेते हैं। तो क्या दिखाई देगा, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा थोड़ी, ऊपर से देखेंगे सिर्फ यही दिखाई देगा, ऊपर देखेंगे तो पूरा B वाला दिखाई देगा, है ना, ऊपर देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, पूरा B वाला दिखाई देगा, तो B वाला। लेकिन लंबाई तो 1 ही मीटर दिखाई देगा ना, लंबाई कितना दिखाई देगा आपका 1 ही मीटर, तो 1 मीटर बना दिए। और समझिएगा इधर से एक कहीं कट रहा है, इतने पोर्शन को हम कहते हैं स्मॉल z। अब इसका कोई नाम नहीं है, स्मॉल z मतलब कोई नाम नहीं है। स्मॉल z क्या है, प्रतिरोध, जो P और W का प्रतिरोध जहाँ दीवार और मृदा के तल पर काटता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्मॉल z। लेकिन इसके B कहीं मिलेगा इसमें, इसे कहेंगे हम B/2। इधर भी क्या हो जाएगा आपका B/2, है ना, क्या मिल गया B/2 और B/2। ठीक है, ये क्या मिला Z। अब चलिए कुछ और निकालते हैं, समझिएगा। इसे मान ले रहे हैं ए हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। तो लिखेंगे मोमेंट एट पॉइंट ए पर आघूर्ण लेने पर, सॉरी B पे, किस पे आघूर्ण ले रहे हैं हम, B पर। तो B पर आघूर्ण लेंगे इस पे तो क्या मिलेगा, देखिए P मिल रहा है, P गुणे क्लॉकवाइज दिशा में P गुणे कितना दूरी है भाई h/3 प्लस ए क्या मिल रहा है W भी तो क्लॉकवाइज ही घूमेगा, कैपिटल W इंटू क्या ए वाला है डिस्टेंस कितना है x बार,
इजकल टू ए, देखिए ए डब्लू डैश इजकल टू इसकी बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल जेड, है ना, क्या हो जाएगा आपका स्मॉल जेड। उसके बाद क्या मिल रहा है, ए डब्लू, समझिए ए पी डैश गुणे ए बीच की दूरी उसी पर आ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपको 0। तो पी डैश गुणे 0 को ख़त्म करते हैं हम, क्या मिल जाएगा डब्लू डैश गुणे जेड पी गुणे h/3 ए डब्लू गुणे एक्स बार। तो यहाँ से जेड क्या मिलेगा, जेड मिलेगा समझिएगा PH/3 डब्लू डैश इजकल टू डब्लू एक्स बार अपान डब्लू डैश। लेकिन हम जानते हैं डब्लू और डब्लू डैश क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये दो कट जाएगा, है ना। तो क्या मिल जाएगा जेड इजकल टू, आपके बुक में फार्मूला मिलेगा PH/3 डब्लू प्लस एक्स बार, PH/3 डब्लू एक्स बार, ठीक है, जेड मिला। लेकिन इसी में आपको मिलता है उत्केंद्रता, हमको ये निकालना होता है उत्केंद्रता, क्या मिलेगा E-B/2, सॉरी उत्केंद्रता E क्या मिलेगा Z-B/2। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है जेड में से B/2 घटा देंगे तो यही क्या मिलेगा आपका उत्केंद्रता, है ना। यही हमको ज्ञात करना होता है, क्योंकि उत्केंद्रता हम चाहते हैं कि मेरे स्ट्रक्चर पे उत्केंद्रता कम से कम आए, क्योंकि उत्केंद्रता जैसे उत्केंद्रता का इतना तो आप लोग जान गए होंगे, उत्केंद्रता का मान बढ़ता जाएगा ना उतना है उसका लोड लेने की क्षमता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। लोड लेने की क्षमता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसलिए हम क्या लास्ट में निकालते हैं उत्केंद्रता, कि जहाँ परिणामी कट कर रहा है और परिणामी जहाँ कट कर रहा है और संरचना का गुरुत्व केंद्र दोनों के बीच की दूरी कितनी है। जैसे समझिएगा, जैसे होता है केंद्रीय भार, जैसे ये हो गया आपका अक्ष हो गया, ये हो गया कॉलम का अक्ष, और उसी पर लोड लग जाए तो एक ज़्यादा मजबूत होगा। लेकिन क्या होगा आपका, ये हो गया आपका कॉलम का अक्ष और लोड यहाँ मिलेगा, तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, उत्केंद्रता। तो इसका अक्ष कहाँ मिल रहा है, B/2, क्योंकि कुल चौड़ाई B है, तो इसका अक्ष कहाँ मिल रहा है, B/2 पे गुरुत्व केंद्र मिल रहा है, B/2 पे गुरुत्व केंद्र मिल रहा है, जबकि इसका परिणामी कार्य कहाँ कर रहा है, जेड वाले दूरी पे। तो गुरुत्व केंद्र और जेड वाली बीच की दूरी क्या है आपका, उत्केंद्रता, है ना। देखिए इसका गुरुत्व केंद्र, इसका भार, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, उत्केंद्रता कहते हैं। तो उत्केंद्रता Z-B/2। अब जब इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे तो बहुत ही केयरफुली न्यूमेरिकल लगाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि इसका मान जैसे कि ई का मान कितना है, 0.11.09, है ना, बहुत छोटा छोटा ई का मान आता है। तो थोड़ा भी अगर तो थोड़ा भी उधर एक्यूरेसी लेके नहीं चलेंगे ना तो फंस जाता है न्यूमेरिकल इसका। तो हमको यही निकालना था उत्केंद्रता, बाकी अभी और भी कुछ निकालना है, लेकिन मेन मेरा यही था क्या, उत्केंद्रता कैसे निकलेगा। अब समझिएगा उत्केंद्रता मिल रहा है तो पूरे अभी हम प्रोसेस में किए क्या हैं, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, क्योंकि आज माहौल सही नहीं है जहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाई आप लोगों का बचा हुआ था तो पढ़ाना भी ज़रूरी था, है ना। अब समझिएगा, सबसे पहले हम क्या देखें कि देखें कहीं भी प्रेशर कैसे मिलेगा, PH/P=1 - sin⁵/1 + sin⁵। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रेशर का अनुपात देखें, यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल प्रेशर निकाले हैं क्या, वर्टिकल प्रेशर 1 - sin⁵/1 + sin⁵। इसके अनुसार हम एक डैम बनाए थे, डैम में क्या ऊपर A था नीचे B था, डैम की ऊंचाई h था। इस पर देखे थे कि टॉप पर क्या आ रहा है, pH का मान 0 आ रहा है, जबकि बॉटम पे pH का मान कितना आ रहा था, WH 1 - sin⁵/1 + sin⁵ आ रहा था ना, ये त्रिभुजाकार बन रहा था। उसको हम P का मान देखें कि बल कितना लगेगा, दाब का मान कितना आ गया था आपका, WH/2 1 - sin⁵/1 + sin⁵, है ना। और P लगा कहाँ था, नीचे से h/3 पे। उसके बाद हम देखे थे दीवार का कुछ स्वयं का भी तो भार है, तो दीवार का स्वयं का भार कैपिटल W कितना था, ρH A + B/2, है ना। W ए कितने दूरी पर लगा था, x बार, तो x बार क्या हो जाएगा, हुआ था A² + B² + AB/3A + B। उसके बाद हम यहाँ घूर्ण देखने के बाद मेरा फाइनल जेड क्या मिला था, PH/3W + x बार। उसके बाद उत्केंद्रता मिला था Z-B/2। अभी तक हम इतना किए ही हैं, है ना। अभी तक हम क्या किए हैं, सिर्फ इतना ही किया है ना। नोट हो गया, मिटाएं, शाबाश। चलिए
कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ना, क्योंकि ज़्यादा लिखे हैं, डेरिवेशन भी थोड़ा सिस्टम्स है। एक दो बार वीडियो को देखिएगा, अब समझिएगा। अब यहाँ आते हैं, समझते हैं। अब इस पे क्या होगा, समझिए इस पे क्या होगा। इसमें से जब इस पे लोड लगाएंगे ना, इस वाले पे लोड लगाएंगे तो ये बेंड नहीं होने वाला है। इस पे लोड लगाएंगे क्योंकि उसके केंद्र पे ही लोड लगा दिए हैं, ठीक है, दिख रहा है ना, पता नहीं। अब देखिए ये है ना, जब इसके अक्ष पे ही लोड लगा देंगे, इसके अक्ष पे ही लोड लग जाएगा ना, तो ये बेंड होने वाला नहीं है। इसको दबाते जाएंगे, एक ऐसा कंडीशन आएगा टूट जाएगा, यानी क्रश कर जाएगा, है ना। दूसरा क्रश नहीं भाई, हम लोग सिविल इंजीनियर हैं, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा आपका, क्रश कर जाएगा, टूट जाएगा। अब समझिएगा ये क्या हो जाएगा आपका, इसका अक्ष मिला, जब यहाँ लोड लगा दिए तो क्या होगा, अक्ष इसका है, लोड यहाँ है, यानी अब मिल गया आपका उत्केंद्रता। यानी उत्केंद्रता मिलने के कारण ये क्या हो जाएगा, बेंड होगा। ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। टूटने से पहले क्या हो जाएगा, थोड़े अधिक लोड लगाएंगे तो बेंड हो जाएगा। तो बेंड हो जाएंगे तो एक तरफ तनन आएगा, एक तरफ क्या आ जाएगा, संपीड़न आ जाएगा। यानी एक तरफ मैक्सिमम स्ट्रेस, एक तरफ मिनिमम स्ट्रेस। तो मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होता है, एफ मैक्सिमम प्रतिबल कितना होता है, W/B 1 + 6E/B, ठीक है। अब देखिएगा इसमें सारे के सारे बी हैं, बस 6 यहाँ है, ठीक है, क्योंकि वही शिकायत आती है आपका 6 और बी एक ही तरह दिखने लगता है इस वाले में। फिर एफ मिनिमम क्या होता है आपका, W/B क्या हो जाएगा, 1 - 6E/B, 1 - 6E/B, ठीक है। तो अब देखिए इसका डेरिवेशन भी करवा देते तो कोई मतलब नहीं रहता, डायरेक्ट आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन ही आएगा। मैक्सिमम प्रतिबल और मिनिमम प्रतिबल का फार्मूला क्या होता है, क्या होगा, मैक्सिमम प्रतिबल W/B 1 + 6E/B, मिनिमम क्या होगा, W/B 1 - 6E/B। ये मैक्सिमम को फाइनली निकालना होता है। देखिए ई भी निकला है, बी भी आपको पता है, डब्ल्यू का कैपिटल निकाले थे। तो टोटल डेरिवेशन कितना था, या फिर कंसेप्ट का लीजिए जो भी है, कितना था, मेसनरी स्ट्रक्चर का, रिटेनिंग वाल या फिर डैम का, किसका आपका, रिटेनिंग वाल और डैम का, ठीक है ना। लेकिन इसके आधार पे हम आप देखेंगे कोई भी हम लोग डिज़ाइन करते हैं, कुछ भी बनाते थे, हम उसमें चेक करते हैं कि भाई मेरा कंडीशन सब सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे अब, चेक, क्या लिखेंगे, चेक, ठीक है। पहला लिखेंगे हम लोग, या डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, समझिएगा। तो पहला करते हैं चेक इन ओवरटर्निंग। किस में चेक करेंगे हम, चेक इन ओवरटर्निंग। इन ओवरटर्निंग क्या हुआ इनका, इसका पलटने में जांच लिख सकते हैं, पलटने में जांच, ठीक है। क्या होगा आपका, पलटने में जांच। अब समझिएगा ये क्या है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका डैम था, है ना। ये क्या है आपका, P लग रहा है, नीचे से H/3 दूरी पे P लग रहा था, नीचे से क्या लग रहा था आपका, W, ठीक है। इसका गुरुत्व, इसका जो प्रतिरोध था कहीं कटा था, ऊपर लग रहा था W', नीचे क्या लग रहा था, P'। इतना दूरी कितना था आपका, Z था, जबकि कहीं ना कहीं बीच में मिला था B, और यही मिला था आपको E = Z - B/2, इस बीच की दूरी। अब समझिएगा इसमें देखिए कपल बनता है ना, क्या बन रहा है आपका, कपल बन रहा है। कहाँ बन रहा है कपल, देखिए एक P यानी बलयुग में बनेगा, एक P इधर, एक P इधर, दोनों तो एक दूसरे के बराबर हैं। ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, यानी इसको इधर मोड़ना चाहेगा, इसको पलटना चाहेगा। और जो कपल हैं, है ना, कपल क्या चाहेगा, पलटना चाहेगा। लेकिन देखिए एक उसी में दूसरा कपल आ गया, है ना, एक क्या हो गया, एक बलयुग में बन गया। ये पलटना तो चाहेगा, लेकिन ये क्या करेगा, रोक देगा, है ना। ये W वाले क्या मिल के क्या कर देंगे, रोक देंगे। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे ओवरटर्निंग मोमेंट, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ओवरटर्निंग मोमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रिस्टोरिंग मोमेंट, रिस्टोरिंग मोमेंट, है ना। यानी ओवर टर्न करना चाहता है तो क्या कर देगा, रिस्टोर। ये दोनों का मान बराबर है तो रुका रहेगा, या फिर हम जो कह दें ओवर टर्निंग का मान कम हो गया तभी मेरा और अच्छी बात है। यानी P/H जो 3 है ना, वो पलटना चाह रहा है, लेकिन रोक कौन रहा है, समझिएगा, रोक रहा है आपका W, और इन दोनों कपल के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, समझिएगा,
जेड माइनस एक्स बार है ना, ए स्मॉल जेड है भाई, ए एक्स बार, इन दोनों कपल के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, जेड माइनस एक्स बार। अब यहाँ देखिए पी एच अपान 3 डब्लू नीचे ला दीजिए, जेड का मान क्या लिख सकते हैं आप समझिएगा, ई इक्वल टू क्या लिखते हैं, जेड माइनस बी बाई 2, तो जेड क्या हो जाएगा, ई प्लस बी बाई 2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं भाई। तो लिख देंगे ई प्लस बी बाई 2 माइनस एक्स बार, इतना ठीक है। लेकिन आपका बुक में घुमा कर क्या लिखा है, पी एच अपान 3 डब्लू इज लेस देन इक्वल टू क्या मिलेगा आपका, बी बाई 2 है ना, बी बाई 2 माइनस एक्स बार और प्लस लिखा है ई, है ना, इस तरह लिखा है। तो क्या हो जाएगा, चेक इन ओवर टर्निंग, यानी पलटने में जांच, ये वाला जो पलट रहा है ना इसका मान इससे कम होना चाहिए, तो मेरा नहीं पलटेगा। ठीक है, अगला देखेंगे हम, इसको नोट कर लीजिए, अगला बताते हैं। क्या होगा आपका, चेक इन स्टेबिलिटी, या फिर इसे हम कहेंगे टेंशन भी कह सकते हैं, टेंशन में नित्यनन में जांच या फिर स्थायित्व में जांच। अब देखिए अब जब आप पढ़ेंगे सॉइल में एसओएम में, तो एक माध्य थर्ड नियम मिला होगा, यानी इसकी चौड़ाई कितनी है बी, इसकी लंबाई ए वाला कितना है डी, तो ए क्या हो गया, एक्सिस हो गया, तो कितना इधर लोड लग सकता है ना, इसी के बीच में उत्केंद्रता रहेगा तो मेरा सेफ माना जाएगा। यदि ये जो कलर कर रहे हैं इसके बाहर उत्केंद्रता लग गया तो इसे क्या मानते हैं कि फेल कर जाएगा आपका स्ट्रक्चर। तो ये होता है आपका बी बाई 3, एक कितना होता है आपका डी बाई 3, है ना। इस हम लोग कहते हैं मध्य थर्ड रोल, मध्य तिहाई का नियम। तो एक तरफ कितना मिल जाएगा भाई, बी बाई 3 का आधा, यानी जो उत्केंद्रता है ना कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए बी बाई 6 या फिर डी बाई, जो भी आपको स्ट्रक्चर मिलेगा उसका बाई थर्ड से क्या होना चाहिए, एक तरफ की बात कर रहा है, इससे अंदर ही लगना चाहिए, बाहर लगेगा तो फेल माना जाएगा, है ना। इसका कहते हैं चेक इन स्टेबिलिटी। अगला होता है आपका चेक इन स्लाइडिंग, यानी फिसलने में जांच, फिसलने में जांच किस में हो जाएगा आपका, फिसलने में जांच। अब इसको कौन फिसला सकता है, इधर से कौन धक्का देगा भाई, ऊपर वाला डब्लू तो जो तोड़ेगा ना तो नीचे ज़मीन में धंसा देगा, फिसलाएगा थोड़ी, कौन फिसलाएगा आपका पी वाला, है ना, बल वाला, दाब का बल, जो पी था वही क्या करेगा, उधर धक्का देगा। तो पी क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए कम या फिर बराबर होना चाहिए, किससे भाई, ये रुका कैसे, अपने भार द्वारा, और इसके मध्य जो घर्षण लगेगा, यानी म्यू डब्लू घर्षण गुणांक और डब्लू से कम होना चाहिए पी का मान। ठीक है, अगला होगा चेक इन क्रशिंग, क्या होना चाहिए, चेक इन जो क्रशिंग होता है, जो अधिकतम अनुगेय प्रतिबल होता है ना, ये आपको मिलेगा। ठीक है, अधिकतम अनुगेय प्रतिबल, इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए क्या, मैक्सिमम प्रतिबल, यानी एफ मैक्स क्या होता है भाई, डब्लू बाई बी 1 + 6 ई अपान पी का मान, है ना। क्या होना चाहिए, जो अधिकतम अनुमेय प्रतिबल है ए इससे कम होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम प्रतिबल से अधिक या फिर इक्वल टू लिख लीजिए ना, सीधा ठीक है ना, इसके बराबर होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये क्या था आपका मेसनरी स्ट्रक्चर का, इससे अधिक थ्योरी नहीं है इसमें। अब इसमें एक और थ्योरी मिलता है जो आपका चिमनी वाला है ना, जो चिमनी लगे रहता है उस पर भी लेटरल लोड ही आता है, लेकिन वो मतलब एकदम लेस इम्पॉर्टेंट है ना, उसमें का आने का चांस ही कम है। और 1-2 क्वेश्चन आते हैं हम बता देंगे। तो ये आपका था, अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, तो बताइएगा कितना समझ आया कि नहीं समझ आया। एक और प्रॉब्लम बस है लाइट का है। ठीक है, ये भी मतलब मेरा पेट का थोड़ा एग्ज़ाम है ना, फिर जेई का भी 2-4 एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसमें ही लगे हैं ज़्यादा, वीडियो इसलिए कम आ रही है। तो आप लोग इसको बताइएगा समझ आया कि नहीं।